स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी और आज ग्रैंड एमडी कैट सेशन में आप लोगों को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रैंड एमडी कैट सेशन में फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कुछ लेक्चर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो टॉपिक्स जो बहुत तवील थे हमने उनको एक से ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि मकसद सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मकसद सिलेबस तैयार करना है, प्रॉपरली तैयार करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत तवील टॉपिक है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो फिर उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो इग्नोर हो जाए और हम उसकी जो मुश्किल पोर्शंस है सिर्फ उसी को ही देखते रहें। तो इस सारी बात के लिए हम लोगों ने जो फोर्स एंड मोशन एक तवील टॉपिक है, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया और इसकी तकसीम कुछ इस तरीके से की, स्टार्ट से यानी डिस्प्लेसमेंट से लेकर मोमेंटम तक का जो पोर्शन है वो हमने पार्ट 1 में, और जो रिमेनिंग है इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड बातें, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बातें, इसको जो इसके सेकंड पोर्शन है वहां पर हम लोग इसको कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी बात की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले बात आती है जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, जो सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन आती है वो डिस्कशन आती है डिस्प्लेसमेंट की। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो हम ये कहते हैं कि जनाब दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये कहते हैं कि जनाब दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब कोई हमसे पूछता है कि जनाब क्या इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप ए से बी की तरफ आना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ पाथ को फॉलो करते हैं, आप इधर चले जाते हैं, आप घूमते हैं फिरते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहुंचते हैं, आप इधर से जाते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं, या आप स्ट्रेट इस पाथ पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहां से एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इस कॉन्सेप्ट से वो ये मिलती है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। अब जब आप ये बात कहते एक्सक्यूज हो मी सर, जी, सर इसका टेस्ट डिस्कशन होगा या पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन को? आज हम लोग फोर्स एंड मोशन पढ़ेंगे भी और इसके बाद इसका टेस्ट भी होगा, उसकी डिस्कशन भी आपको मिलेगी। टेस्ट किस टाइम होगा सर? वो आपके स्केड्यूल में मौजूद होगी वो सारी डिटेल्स। ओके सर। ठीक है ना, थैंक यू। अब यहाँ पर ये जो मैंने बात लिखी है ना कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हमारे पास दो तरह के एमसीक्यूज डेवलप हो जाते हैं। एक एमसीक्यू हमारे पास ये बनता है कि हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और अगर इसी स्टेटमेंट को मैं रिवर्स कर दूं, इसी बात को मैं रिवर्स कर दूं और मैं कह दूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, वो ये कि मैं कहता हूं कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही थी, वो यहां से मूव करते हुए यहां तक चली गई, यहां से फिर मूव की, यहां पर आ गई, यहां पर चली गई, यहां पर चली गई और वापस यहीं पर आ गई। अब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, यहीं से चली थी, यहीं पर ही वापस आ गई, तो फिर हम ये कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसके डिस्टेंस के बारे में आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। हम ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0। ये
याद रखिएगा डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी की बात, डिस्टेंस ऑफ ए नोट कर लेंगे मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो अलोंग क्लोज पाथ। जब भी आप मूव कर रहे होंगे, जब भी आप समझ आ गई। क्लोज पाथ पर की बात कर रहे होंगे, तो इस क्लोज पाथ के अंदर आप ये कहोगे कि जनाब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता। अब जब हमारे पास इस तरह की बात आती है तो कुछ सवाल बड़े मशहूर सवाल है, क्योंकि हम लोग एंटी टेस्ट की डिस्कशन में मोस्टली कोशिश करते हैं कि सवालों को ही डिस्कस किया जाए। इसमें एक सवाल हमारे पास सेमी सर्कल के बारे में आता है। अगर एक पार्टिकल सेमी सर्कल पर मूव कर रहा है तो बताएं जी। अब हम लोग बात कर रहे थे इस जगह से, ये आपका पॉइंट था जहां से ए से आपने इस पॉइंट बी तक मूव किया। अब ये सेमी सर्कुलर पाथ है। अगर आपको ये कहा जाए कि सेमी सर्कुलर पाथ में जो रेडियस है वो आर था, आपके पास रेडियस था इसका वो आर था, तो अब इस आर रेडियस से आप जब मूव कर रहे होगे तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपका, दिस वुड बी 2r, और जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो इस तरफ की मूवमेंट में, वो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट वुड बी पाई आर। अब हमें कैसे पता चलेगा जनाब ये पाई आर है? तो हमें इसके पीछे वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो फिर हाफ सेमी सर्कल या हाफ सर्कल पर किसके बराबर हो जाएगा? तो हम कहते हैं कि ये पाई आर के बराबर हो जाएगा। और अगर इस सवाल के बारे में मुझसे पूछा जाए कि जनाब इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो बता दें, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं कहूंगा कि जनाब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर बराबर है लाइक 2r के, और डिस्टेंस बराबर होगा मेरे पास यहाँ पर पाई आर के, तो आर से कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी 2/पाई। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा अपने आप को म्यूट रखें आप लोग, ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अब यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑर्डर को फॉलो करना है कि आपने टू डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, उसके हिसाब से आप वैल्यूज को पुट करते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर अगली डिस्कशन आती है हमारे पास लाइक जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है और फिर उसके बाद बात आ रही है उसकी वेलोसिटी की बात आती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी की डिस्कशन है हमारे पास, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज समथिंग लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पर इशू डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, टाइम का नहीं है, वेलोसिटी की एक आम कन्वेंशनल डेफिनेशन का नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे पास असल सिचुएशन है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें जो दो बातें आती है, एक आती है इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की हमारे पास दो मेथड है। अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हुए आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल है, अगर एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हुए आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल है, तो फिर हम ये कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने के लिए v1 प्लस v2 ओवर 2 लिखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, s1 इज इक्वल टू s2, तो फिर हम ये कहते हैं कि जब हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहां से अगर उसने हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल भी नहीं दिए हुए और उसने हमें खाली कुछ ऐसी बात बता दी है कि यार इतने वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना भी मसला नहीं होता। हमें पता है कि जनाब v1 इज इक्वल टू s1 ओवर t1, तो आप इसको लिख सकते हो कि जनाब यहां से आपके पास t1 वुड बी इक्वल टू s1 ओवर v1। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास
टाइम इक्वल टाइम इंटरवल की बात हो रही है तो ये बात कुछ इस तरह चलेगी, और अगर इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये रिलेशन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, जिसको आपने इस्तेमाल करना होगा। ये बात आपको याद रखनी। अच्छा, अब जिस तरह हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में एक सिचुएशन आती है जिसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी भी खास इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी होती है उसको हम नाम देते हैं कि जनाब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज सर वेरी स्मॉल। एक्सक्यूज मी, जी जी बोले। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि इफ, यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इफ velocity is uniform, अगर velocity यूनिफॉर्म है तो यहां से एक की पॉइंट याद रखिएगा कि बॉडी की वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी और उसकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब बराबर होंगे। यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी एक बॉडी है, लाइक वो ऑल द टाइम से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी। तो अब अगर कोई हमसे कहता है कि जनाब इसकी जरा एवरेज कैलकुलेट कर ले, तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड होगी। अगर कोई हमसे कहता है कि यार इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब जब हम वेलोसिटी की डेफिनेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बिल्कुल इसी ही लाइन पर हमारे पास एक और डिस्कशन आती है एक्सेलरेशन की। अब ये देखिए, ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और क्योंकि इस सारे कॉन्सेप्ट का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हम लोगों ने ग्राफ को समझना है। हम ये कहते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में भी हम एग्जैक्टली वही बात कहते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फिर उस सूरत में आपके पास एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू और वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ये सब के सब बराबर होंगे। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, तो एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, सर प्लीज जरा 1 मिनट पीछे कीजिएगा। एक मिनट, हमेशा सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। बट एक्सेलरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कंडीशंस आ जाती है, सिचुएशंस आ जाती है। हम ये कहते हैं कि इफ डेल्टा वी इज पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। और अगर हम ये कहें कि जनाब डेल्टा वी इज नेगेटिव, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर हम ये कहते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है ये ऑपोजिट हो जाते हैं, एट 180 डिग्री आ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वही बात है कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मैंने बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जी नेगेटिव होता है। जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जी जनाब, यहाँ से क्या पूछना था आपने? सर वो बैद का क्वेश्चन है, मैं आपको बैद को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें। जी जी जो बैद बेटा प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें आप।
सर उन्होंने क्वेश्चन लिख के सेंड किया हुआ, मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। उनका क्वेश्चन है, सर हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कब वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, कब वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा वैद कि अगर बॉडी इंक्रीज, आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के आप मूविंग बॉडी को रोकना चाह रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? फिर उस सूरत में तो ये वाली सिचुएशन आ गई ना, आपने फोर्स लगाई, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई। बेसिकली एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हम कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि जब फोर्स लग रही होगी ना, अगर वो बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन चेंज इन मोशन है बेसिकली। तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब भी फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब अगर फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन होगी, तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट टू द मोशन होगा। अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, तो एक्सेलरेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि हमारे पास डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन उसके पैरेलल होगा। अगर डेल्टा वी नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन उसके एंटी पैरेलल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो ग्राफ की बात आती है, और जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं। याद रखिएगा, ग्राफ पे हमारे पास दो वैल्यूज होती है। एक्स लाइक अगर हम जो कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से करें, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ मौजूद है, इसकी ये जो रेशियो है ना आपके पास, y की और x की जो रेशियो आती है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास स्लोप है। और इस स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका एक मेथड ये है कि हम इसको टेंजेंट थीटा भी कह देते हैं। लाइक यहाँ पे कोई भी थीटा बन रहा होगा, कोई भी एंगल। बाजरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आ गया है, जिस ग्राफ के अंदर उसने हमसे ये पूछ लिया है कि डी बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ एंगल बताया हुआ है। तो जब सिर्फ एंगल आपको बताया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, आपने अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो आप ये कहोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 30 की वैल्यू, थीटा कितना था? थीटा आपके पास 30 डिग्री था। आपने उसकी वैल्यू प्लीज दोबारा से जी थोड़ा जी सा एक्सप्लेन करते हैं। आप जब ग्राफ की बात कर रहे थे तब आपकी स्क्रीन और आप खुद डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से बच्चों तक चीज नहीं पहुंच सकती। हाँ, इसको प्लीज दोबारा वो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे अंदाजा हो गया था। दोबारा इस बात को सुनिएगा आप। आपके पास स्लोप बराबर होती है डी बाई टी। अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डी बाई टी किसके बराबर होता है? वो वेलोसिटी के बराबर होता है। अब मैंने ये कहा कि स्लोप तो टेंजेंट थीटा की भी बराबर होती है। तो अगर आपको ग्राफ ही ऐसा आ रहा है, मैं इसको जरा दोबारा ड्रॉ करता हूँ जरा बेहतर शक्ल में। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्राफ ऐसे है, ये आपके पास डी है, ये आपके पास टी है, आपको कोई और वैल्यू नहीं दी हुई, आपको सिर्फ ये बता दिया गया कि एंगल जो है वो यहाँ पर 30 डिग्री है, और आप इस ग्राफ से वेलोसिटी बता दें कितनी होगी। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बच्चा कहेगा यार जब हमें वैल्यू ही नहीं दी हुई, तो फिर मैं कैसे डी और टी की वैल्यू निकालूंगा? लेकिन आप कहेंगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है, और स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और थीटा गिवन है, थीटा इज 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री मींस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो बात आपको समझनी है वो यही कि जनाब बिल्कुल जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये कहते हो कि जनाब आपके पास यहाँ पर एक और डिस्कशन आ जाती है। वो डिस्कशन हमें ये बताती है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जो ग्राफ आपके पास आएगा उसकी स्लोप जो होगी आपके पास, उसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल जिस तरीके से अभी मैंने कहा, अगर आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आता है और वो ग्राफ ये कहता है कि जनाब ये 60 डिग्री पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? आप कहोगे कोई मसला नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। तो आप कहते हैं टेंजेंट 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे स्क्वायर रूट 3। ये वो बेसिकली सिचुएशन है जिसकी मदद से
हम लोग बड़ी आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है इसको जहन में रखना है। ज्यादातर जो सवाल आते हैं यहाँ से वो स्लोप के क्वेश्चन आते हैं, वो स्लोप की डिस्कशन आ रही होती है आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद जब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं तो निस्बतन हमें पता चलता है कि जनाब वो इक्वेशन ऑफ मोशन का है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। वेरी सिंपल, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन है, याद रखिएगा, ये प्राइम इंपॉर्टेंस की इक्वेशन, ये इक्वेशन प्राइम इंपॉर्टेंस की इक्वेशन है, क्योंकि जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो यही इक्वेशन हमारे पास VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर की शक्ल में आ जाती है। और फिर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, इसकी जो मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म है वो हमारे पास H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर की शक्ल में। अब कोई मुझसे पूछता है कि से अगर एक बॉडी इस हाइट से नीचे आ रही है और वो अस्सलाम वालेकुम सर। हाइट हमें पता है बेटा, सर वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी कंडीशंस हैं कोई, जैसे वेलोसिटी की है? वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा तब डेवलप होगा कि जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में नहीं हो रही होती, आपके पास एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होती है। जब आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी ना, तो फिर उस तरह की बात हम कर रहे होते हैं। एक फोर्स है वो डिस्टर्ब कर रही है मुसलसल मोशन को, एक्सेलरेशन मुसलसल जिगजैग कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ कीजिएगा, उधर इक्वेशंस अभी नोट कर रहे थे, काइंडली प्लीज, थैंक यू। ठीक है, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहें सर। गुलाम मुस्तफा प्लीज अपना दोबारा से क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। जी, आप ये कहोगे कि T इज इक्वल टू 2H बाय जस्ट अ मिनट, 2H बाय G स्केल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टेक्निक बता दूं आपको, आपने G की वैल्यू हमेशा 10 ही लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी है। आपने इस वैल्यू को 9.8 करके अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी, आप इसे 10 कंसीडर करें, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और सवाल है, सवाल ये है कि एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, एक बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, वो ये पूछता है कि बताएं हाउ मच डिस्टेंस it travels, how much distance it traveled in 4th second, उसने कितना डिस्टेंस 4th सेकंड में ट्रेवल किया। अब ये बात नहीं हो रही कि उसने बताया 10 सेकंड में कितना फासला तय किया या 4 सेकंड में कितना फासला तय किया, वो कह रहा है बताएं चौथे सेकंड में उसने कितना फासला तय किया। तो याद रखिएगा, हमारे पास एक बड़ा सिंपल मेथड है, हम ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही होती है, जो भी डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रही होती है, वो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा होता है G जस्ट अ मिनट, वो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा होता है, जब हम उस डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि इन 4th सेकंड है, तो हम किसी भी स्पेसिफिक nth सेकंड के लिए बात कर रहे हो तो हम ये कहते हैं कि जनाब nth सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है, वो डिस्टेंस हमारे पास बनता है S इज इक्वल टू G बाय 2 इंटू 2n-1। हम ये भी कह सकते हैं 5 इंटू 2n-1, और हम इसकी मजीद शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं तो हम कहते हैं 10n-5। अब n आपके पास क्या चीज है, n आपके पास वो सेकंड है, जिस भी अगर आपसे कहे ना बताएं 4th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप इस जगह पर n की जगह पर 4 लिख दें। अगर उसने कहा है ना बताएं 3rd सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल 10 इंटू 3 माइनस 5 लिख दो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि जनाब
ये 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है। अच्छा, एक और बात, बड़ी मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करने वाली जो एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोशन है उस पर भी हम लोग इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी पड़ती है। हम उसमें कहते हैं कि इट इज नॉट, मतलब जी तो एक सेट वैल्यू है ना 9.8 या 10, उसमें हमें एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू जो भी उसने हमें बताई है, वो 4 है, वो 5 है, वो 10 है, वो 100 है, वो 1000 है, जो भी हमें बताता है वो हमें कंसीडर करनी पड़ती है, उसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एक डिस्कशन आती है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती है, वो आती है लॉज ऑफ मोशन। जब आप लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो, इसमें हम कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, हम इसमें बड़ा स्पेसिफिक रहते हैं। हम ये कहते हैं फर्स्ट लॉ, अगर बात होगी तो बात हो रही है इनर्शिया की। और फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लॉ ये कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू कर रही है। सेकंड लॉ ये कह रहा है कि अगर फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अभी वो बात कर रहे थे ना, उबैद ने सवाल किया था कि सर अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। यस, ऐसा ही होगा। अब आपने ये समझना कि एक्सेलरेशन क्या चीज है। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज है, चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, आपने फोर्स लगाई, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब कर दिया। जब आपने उसकी यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और हम ये कहते हैं कि जनाब एक तीसरी बात करके हम लोग वापस असल बात पर आएंगे, थर्ड लॉ। और जब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जिसको कुछ भी नहीं ना पता फिजिक्स का, उसे भी थर्ड लॉ आता है, और वो ये एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स फेस करती हैं। आप बॉल को दीवार पर मारते हैं तो जो बॉल दीवार पर जाके टकराई है ना, दिस इज एक्शन। और जो दीवार ने बॉल पर फोर्स लगाई, उसे बाउंस बैक करवाया, दिस इज रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये सवाल पूछा जाता है हमसे कि क्या एक ही बॉडी फील करती है? हम कहते हैं नहीं, दो अलग अलग बॉडीज, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो वापस आते हैं जरा सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। अगर आप इसको लिखो तो आप इसको लिख सकते हो m डेल्टा v बाय डेल्टा टी, और इसको अगर लिखो तो आप इसको लिखते हो, हम लिखते हैं डेल्टा p ओवर डेल्टा। अब ये डेल्टा p क्या चीज आ गई? हम जो कहते हैं यार ये डेल्टा p क्या किस्सा है, तो हम कहते हैं कि डेल्टा p बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। तो हमसे कोई पूछा यार ये मोमेंटम क्या किस्सा है, तो हम ये कहते हैं यार अब हम कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी, इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों पे नहीं पढ़ना कि यार अब ये मोमेंटम क्या किस्सा है। हम उसे बताते हैं कि मोमेंटम किसी भी बॉडी की मूवमेंट का, उसकी मोशन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है कि वो कितनी क्वालिटी की मोशन कर रही है। एक बाइसाइकिल है, एक बॉल है, वो बॉल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास आ रही है, आप उसे रोक लेंगे? हम जो फुटबॉल खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो आमतौर पर ये आम प्रैक्टिस है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करवाने वाला बॉलर स्लो बॉलर समझा जाता है। लेकिन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार आपकी तरफ आ रही है, उसे नहीं हम रोक सकते। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ मोशन का डिफरेंस है, और ये जो क्वालिटी ऑफ मोशन का जो डिफरेंस है ना हमारे पास, ये जो है ये मोमेंटम कहलाता है। और हम ये कहते हैं कि मोमेंटम को, दो बातें मोमेंटम के हवाले से हमें पता होनी चाहिए। एक, रेट ऑफ चेंज,
ऑफ मोमेंटम, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम कहते हैं वो फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और दूसरा सिंपल चेंज इन मोमेंटम, तो हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होता है वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स को हम कहते हैं वो F क्रॉस P होता है और वो बराबर होता है डेल्टा P के। ये जो दो बातें ना, ये आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल आता है। इम्पल्स से सवाल बहुत कम आता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से सवाल आता है। मैं कहता हूं एक बॉडी है जिसका मैथ जो है वो 10 किलोग्राम मैथ है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई 50 न्यूटन की, और उसके ऊपर आप बताएं कि जनाब ये फोर्स अगर उसके ऊपर 10 सेकंड तक लगती रही तो बताएं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। अब एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, वो कहेगा यार किसी तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, एक्सीलरेशन निकालो, फोर्स कैलकुलेट करो, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करो। हम कहते हैं नहीं यार, आपसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा गया है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। तो हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें Sir, showing a question here. A car starts from rest and covers a distance of 100 meters in 1 second with uniform acceleration. Its acceleration is जी जी, एक बच्चे का सवाल है, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a car starts from rest and ठीक है, covers a distance of 100 meters ठीक हो गया। in 1 second with uniform acceleration. Its acceleration is question mark. अच्छा अब देखिए, हमें ना बच्चों को इस बात को समझना होगा कि अगर इस तरह के सवाल बच्चे मुझसे पूछेंगे ना, तो वो खुद क्या करेंगे। क्या आपने ये सवाल डिस्कस करने से पहले क्या अप्लाई इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि इतना सिंपल सवाल ये जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें खुद ही इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि यार ये भी कोई सवाल है, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर, और अब इसके अंदर ये वाला फैक्टर एलिमिनेट हो गया क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो अब आपके पास s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ए आपने कैलकुलेट करना है। अब हम ये कहते हैं कि जनाब आपके पास ये सिंपल 2s बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, और a इज इक्वल टू, अब आप वैल्यूज पुट कर दें, तो अब आप जब वैल्यूज पुट करोगे इट बिकम्स 200, क्योंकि डिस्टेंस आपने कहा 100 मीटर है, टाइम आपके पास जो है वो 1 था, तो वो 1 स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताएं बेटा, क्या आपने इस सवाल को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश की थी, या आपने सवाल उठाया और वो जैसे मैं कल भी रात में सेक्शन में कह रहा था ना, हम न्यूमेरिकल को देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं और डरते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, देखने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ करते, ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है। बहरहाल हम लोग अपनी बात पर वापस आते हैं। जब हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर एक लॉ आ जाता है, और हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ, ये आज के सेशन की आखिरी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि हमारे पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, इन आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व करता है, आपके पास टोटल मोमेंटम कंजर्व करता है। हमने जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए इस पोर्शन में शामिल किया ताकि इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो और इलास्टिक कोलिजन्स की डिस्कशन में आपके पास प्रॉब्लम ना हो। अब मोमेंटम किस जगह पर हमें कंजर्व करता नजर आता है, उस जगह पे हमें कंजर्व करता नजर आता है, अगर हम ये कहें अगर एक रॉकेट है वो प्रोपेल कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है एक रॉकेट, तो वो गैसेस को बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करता है, जिससे उसको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलना शुरू हो जाती है। जब अपवर्ड थ्रस्ट मिल रही होती है वो मूव कर रहा होता है, और हम ये कहते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एम वी ओवर कैपिटल एम। यहाँ पर ये एम मैस ओवर टाइम है, क्योंकि फ्यूल के बारे में है बात, तो ये मैस ऑफ फ्यूल है जो बर्न हो रहा है, मैस ऑफ फ्यूल पर यूनिट टाइम है
जो बर्न हो रहा है, वेलोसिटी जिसके साथ बाहर आ रहा है, और उसके बाद सर एक्सेलरेशन। एसएन इज आस्किंग मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? सॉरी, एसएन इज आस्किंग मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा फोर्स वाली होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा फोर्स वाली होती है। मोमेंटम जिस बॉडी डायरेक्ट, देखें आपके पास ये जो रिलेशन है ना, P इज इक्वल टू एम वी। अब इसमें मुझे बताएं कि वेक्टर कौन कौन है। वेक्टर वेलोसिटी है, वेक्टर मोमेंटम है, मास फ्लो डायरेक्शन लेस है। तो फिर इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? मोमेंटम की। मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर एक बॉडी है वो इस तरफ को मूव कर रही है, तो जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इसके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती इसमें हमें किसी किसी की। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि लाइक अगर मेरे पास एक इस तरह का कोई बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड करके वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो फिर इसकी लाइक ये दिस इज एम, ये उसकी वेलोसिटी थी वी, दिस इज m1, दिस इज m2। हमें यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v2। तो हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेटली अगर वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है तो वो डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, और v1 एंड v2 की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल होगी। दे विल बी एट 180 डिग्री ईच अदर। तो ये हमारे पास सारी बात आ रही होती है। यहाँ पर हम लोग फ्लोज की बात कर रहे होते हैं, उसको भी हम फोर्स के हिसाब से देख रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब अगर फ्लो करता हुआ कोई चीज आके टकराती है, लाइक वाटर फ्लो की बात आ रही होती है, उसमें क्या होता है? तो उसमें भी हम कहते हैं कि जो फोर्स लग रही होती है दैट इज नॉट एम ए। हम उसको भी मोमेंटम किसी सेंस में लिख रहे होते हैं, हम इस तरह उसको लिख रहे होते हैं, और फिर हम इसको फर्दर लिख देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं एम बी। अभी मुझसे पूछा ओ यार ये एम क्या चीज आ गई है, तो मैं कहता हूँ कि ये मैस है पर यूनिट टाइम। इन सारी बातों को आपने याद रखना है, इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है, और जो जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो क्विकली पूछें और तरतीब से पूछिए। कि लाइक अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट में कोई इशू है, या वेलोसिटी में, या एक्सेलरेशन में, या मोमेंटम की डिस्कशन में, तो यू में आस्क। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार ये पूरा टॉपिक एक दिन में क्यों नहीं हो रहा? एक दिन में टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, आप उसको उस तरीके से तैयार करने में आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें मिस कर देंगे जो बहुत सारी जरूरी होती हैं। तो इसको डिटेल से पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, इसके वीडियो लेक्चर सुने, फिर सवाल पूछो और फिर टेस्ट में अप्लाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है। आपसे पहले ये है कि सर प्लीज अपने वीडियो लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से जो टॉपिक्स इस सारी डिस्कशन को कवर करते हैं, बच्चों को वो रिकमेंड कर दें, ताकि बच्चे जो यहाँ पर लेट ज्वाइन किए हैं या कोई मसला हुआ है उनको, या सही तरह से उनको नहीं समझ आ रही है, वो वहाँ पे जाके वीडियो लेक्चर्स भी एक दफा देख लें। और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग, अब क्वेश्चंस काफी सारे होंगे, सर बैठे हुए हैं आपके जवाब देने के लिए, प्लीज एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करने की जगह आप अपने हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप फॉर से सवाल पूछ सकते हैं। डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें ताकि सब बच्चे सवाल पूछ सकें और शोर ना मचे मीटिंग रूम के अंदर। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। जी जी सर प्लीज आप बच्चों को बता दें। हाँ जी, मैं आप बच्चों, बेटा जितने भी आपने यहाँ टॉपिक पढ़ा, आपने यहाँ पे मोमेंटम पढ़ा, हमारे पास जो फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है उसके अंदर मोमेंटम इटसेल्फ मौजूद है वीडियो लेक्चर के अंदर। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े, लॉज ऑफ मोशन के नाम से ये डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आप ना ये दो तीन बातों का ध्यान रखो, आप वीडियो लेक्चर सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आप लेक्चर में लेट ज्वाइन ना करो, आप उसको टाइमली ज्वाइन करो, ताकि आपके एंड से किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। ठीक। फिर तीसरी बात, जब आपने वीडियो लेक्चर हमेशा इस लेक्चर के में आने से पहले सुनो, वीडियो लेक्चर इस लेक्चर में आने से पहले सुनो, फिर ये लेक्चर अटेंड करो। फिर जो सवाल बन रहे होंगे ना, डेवलप हो रहे होंगे, फिर वो यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे ना, तो बहुत अच्छी हमारे पास डिस्कशंस हो जाएंगी। ठीक है जी, अब कोई सवाल पूछना तो आप जरूर पूछिए। सर
सर क्वेश्चन है कि जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें ओनली सिर्फ वेलोसिटी दी गई हो, मतलब अगर वो इनिशियल पॉइंट से हम बॉडी को मूव अप करते हैं तो कोई भी वेलोसिटी हो तो वहां से फिर कंप्लीट जो है ना वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है फाइनल से होकर, तो उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है कैसे फाइंड करते हैं? वो जीरो हो जाएगी। सर वहां पर तो मैंने क्वेश्चन ऐसा किया तो वहां पर मतलब उसकी हाफ हो गई थी, मतलब 19.6 थी तो वो उसकी वो हाफ हो गई थी सर। हाँ, वो फिर रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन नहीं होगी, वो ये होगा कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर उसमें ये सिचुएशन होगी तो उसने ये कंसीडर किया कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी एक वेलोसिटी जीरो हो गई, एक वेलोसिटी उसने बताई v हो गई डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो गई आपके पास हाफ। इस तरह होता है। अच्छा सर इसका ठीक। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो फिर वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? एंटी पैरेलल होगा ना एक्सेलरेशन। अगर तो इसके देखें लिए दोनों क्वांटिटीज का नेगेटिव होना लाजमी है। दोनों पॉइंट से मुराद बस आप एक बात को याद रखें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वेलोसिटी सर, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो, आपकी आवाज बेटा कट रही है, आपकी आवाज नहीं मुझे समझ आ रही। सर अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, तो फिर ये एंटी पैरेलल होगा। तो इसमें सिर्फ दो केस ही हैं, पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, हाँ, या और केस भी बनता है? उसमें फिर हम ये कहते हैं, वो हम जो सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे होंगे ना, फिर हम बाकी बात वहां पे सर्कुलर मोशन पे करते हैं, फिर बाकी बात हम सर्कुलर मोशन पे करते हैं, ठीक है ना। जो मेरा मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी कोशिश ये होती है कि हम चीजों को ना तरतीब से पढ़ते जाएं ताकि मेस ना क्रिएट हो, रश ना पड़ जाए। एक बात मैंने यहाँ पे बता दी, वही बात भी मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ, वही बात भी आगे जाके बता रहा हूँ। तो हम तरतीब से पढ़ते जाएं चीजों को, और ताकि हमारे पास मेस ना क्रिएट हो और हम आसानी से गो थ्रू कर जाए चीजों को, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं, और उसके बाद मजीद कोई सवाल हो तो आप लाउंज में मुझे टैग करेंगे और पूछ सकते हैं। टेस्ट के लिए रिवाइज करें चीजों को, टेस्ट में अपीयर हो, टेस्ट देना है, और टेस्ट देना बड़े तहम्मुल से, आराम से टेस्ट देना है आपने। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से लड़ना है, आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ढेर सारी मेहनत करें, किसी जगह पे कंफ्यूजन हो क्वेश्चंस हैं प्लीज, दो तीन बच्चों ने क्वेश्चन हैं, प्लीज देखें। जी 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 जरूर जरूर पूछ सकते हो। स्नेहा एंड गुलाम मुस्तफा, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू हैव द राइट्स नाउ। गुलाम मुस्तफा प्लीज क्वेश्चन पूछें, अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही। सुधीर, आदिल, अल्ताफ प्लीज अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये जो आपने रेशियोज बताई थी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो एक दफ़ा इधर नोट कर दें। डिस्प्लेसमेंट रेशियो कौन सी बेटा? सर जो आपने फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी ना, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, ये रेशियो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। थैंक यू सर। आप में से जो सवाल पूछने वो अपने आप। स्नेहा प्लीज क्वेश्चन पूछने अपना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुधीर खान, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ अनम्यूट करने की, प्लीज कर लें ताकि क्वेश्चन आप पूछ सकें। सर एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सर?
अच्छा, डिपेंड करता है, आपके पास उसकी स्लोप डिक्रीज हो रही है ना, यस स्लोप सर। जब तक स्लोप अगर ऐसे हो गई है ना स्लोप उसकी, तो ये नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर उसकी स्लोप ऐसे थी फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो गई है ना, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। सर इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज जो होगा, तो वो ग्रेजुअली की वो बात करें तो वो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता ओके सर। है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी आप ग्राफ को थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बेटा, एक तो ये कि ना आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा सुनना। मैं अगर ये आपके पास ग्राफ है ना बेटा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो होती है स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है वाई एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, इसकी जो स्लोप होती है वो एक्सप्लेन कर रही होती है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है ना, इसकी जो स्लोप होती है ना, वो एक्सप्लेन कर रही होती है एक्सेलरेशन को। स्लोप को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप टेंजेंट थीटा ले लें। तो अगर आपके पास ग्राफ में लाइक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ एंगल बता दिया आपको कि जनाब ये ना 45 डिग्री का एंगल है, तो बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपने और कुछ नहीं करना, आपने खाली टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर देना है, टेंजेंट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू ले लें, टेंजेंट 45 1 होता है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह होता है। बाकी आपके पास जब ये वीडियो लेक्चर आएगा, तो स्टार्ट में जो कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, वो भी आपके पास दोबारा आ जाएगी, ठीक। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर जो हम कहते हैं कि अगर एरिया हम लें वेलोसिटी और टाइम का, जी जी तो ये हमें इस जो आपका डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट सर? डिपेंड करता है कि आपके पास ग्राफ में डी से क्या मुराद है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर सर हम अगर आपके पास इस डी से मुराद डिस्टेंस है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस v से मुराद आपके पास स्पीड है, तो फिर जो इसका एरिया है ना, वो डिस्टेंस देगा। और अगर आपके पास इस v से मुराद वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होकर यहां पर से जो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। ये बस सिंपल है। अगर स्पीड बताया, सर स्पीड अगर टाइम वो ग्राफ है सिंपल, तो डिस्टेंस होगा। यस सर। सर वो सिंपली v मल्टीप्लाई बाय t दे दे, तो फिर हम क्या चूज करें सर? वो बताएगा, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन क्लियर होता है, क्वेश्चन बड़ा क्लियर होता है, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ग्राफ में जी जी एरिया अंडर कर्व भी तो पूछता है ना, आप स्लोप का बता रहे हैं, एरिया अंडर कर्व का भी बताएं। ये बेटा ये आपके सामने वही लिखा हुआ है, इसमें आपके सामने सिर्फ वही लिखा हुआ है, डिस्टेंस बस वो और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट करना होता है है। सर, बाकी वो दे देगा, प्रोडक्ट सिंपल, जो बट होगा। ये ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एरिया अंडर द ग्राफ कोई इशू नहीं होता, असल मसला स्लोप का होता है। स्लोप है एंटी टेस्ट का सवाल। असल सवाल जो एंटी टेस्ट के सवाल है ना, वो स्लोप है, स्लोप है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है ना, आपने सिंपल ले सर। अली, हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, ड्यू टू सम अदर प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो, किसी को भी कोई मसला हो, तो वो फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है। मैं जैसे ही मैसेज देखूंगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और याद रखिएगा, बहुत अच्छी तैयारी के साथ बहुत भरपूर अपीयरेंस शो होनी चाहिए आपकी टेस्ट में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।